द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसका हिंदी अनुवाद मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है, और हम इसी बुक की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इस बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जोश से एक मुलाकात। शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, जोश सिल्वा का ओरिजिनल नाम होजे सिल्वा है, लेकिन इस हिंदी अनुवादित बुक में हर जगह होजे सिल्वा को जोश सिल्वा का नाम लिखा गया है, तो हम इसे जोश सिल्वा ही पढ़ेंगे। अब इसे शुरू करते हैं। 11 अगस्त 1914 को टेक्सास के लॉरेडो में जोश सिल्वा का जन्म हुआ। 4 साल की आयु में ही उनके पिता चल बसे। उनकी मां ने जल्द ही दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद वे अपनी बड़ी बहन और छोटे भाई सहित दादा दादी के घर रहने आ गए, परंतु घर की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ 2 साल बाद ही उन्होंने अपने परिवार के लिए पैसे कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार बेचे, जूते चमकाए और ऐसे ही कई तरह के काम कर पैसे कमाए। दिन भर मेहनत कर शाम को जब वे घर आते तो यह ज़रूर देखते कि उनकी बड़ी बहन और छोटा भाई पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। इन दोनों से ही जोश ने पढ़ना लिखना सीखा। वे पढ़ने तो नहीं, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए स्कूल ज़रूर गए। जोश के जीवन को नया मोड़ देने वाली घटना। एक दिन नाई की दुकान में अपनी बारी का इंतजार में बैठे जोश को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की राह मिली। उन्होंने पढ़ने के लिए कुछ उठाया। वह रेडियो की मरम्मत इस विषय पर करस्पॉन्डेंस कोर्स का एक अध्याय था। जोश ने वह अध्याय पढ़कर पूरा करने के लिए साथ ले जाना चाहा। नाई ने सारे अध्याय जोश को किराए पर देना मंजूर किया। साथ ही यह शर्त रखी कि जोश अध्याय के पीछे छपी परीक्षाएं नाई के नाम से पूरी करे। जोश ने नाई की यह शर्त मान ली। अतः जोश हर सप्ताह के अध्याय के लिए $1 का किराया देता और परीक्षा भी पूरी करता। जल्द ही नाई की दुकान में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र था और केवल 15 साल की उम्र में ही जोश पूरे शहर में रेडियो सुधारने का व्यवसाय करने लगे। कुछ ही सालों में जोश ने इस व्यवसाय से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका व्यवसाय उस शहर का सबसे अधिक पैसा कमाने वाला व्यवसाय बन गया। इसी व्यवसाय के बूते पर जोश ने अपने भाई बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और इसी दौरान उन्होंने शादी भी कर ली। इसके अतिरिक्त जोश ने अपने व्यवसाय से लगभग $5 लाख डॉलर से भी अधिक पूंजी जमा की। इसी पूंजी से अगले 20 वर्षों तक जोश के उस अनुसंधान कार्य को आर्थिक सहायता मिली जिसने आगे माइंड कंट्रोल का रूप लिया। उटपटांग सवाल बने प्रेरणा स्रोत। शुरुआत के समय में एक अन्य घटना घटी। डिप्लोमा किए हुए एक इंसान ने अनजाने में ही जोश की माइंड कंट्रोल की खोज को चालना दी। वह एक मनोवैज्ञानिक था। दूसरे महायुद्ध में संकेत दल में शामिल किए गए लोगों से सवाल पूछना और उनका इंटरव्यू लेना उसका काम था। क्या आप बिस्तर गीला करते हैं? पहली ही मुलाकात में उस मनोवैज्ञानिक द्वारा ऐसा सवाल सुनकर जोश हैरान थे। क्या आपको औरतें पसंद है? इस प्रश्न ने उन्हें हैरत में डाल दिया, क्योंकि तब तक जोश को 3 बच्चे हो चुके थे और आने वाले समय में वे 10 बच्चों के पिता बनने वाले थे। इसलिए उनका दूसरा सवाल सुनकर जोश आश्चर्यचकित हो गए। जोश जानते थे कि इस मनोवैज्ञानिक को मानवीय मन की जानकारी है, अतः ऐसे प्रश्न सुनकर वे हैरान थे। ऐसे ही हैरान करने वाले पलों में जोश ने अपना वैज्ञानिक शोध एक उड़ीसी में शुरू किया। यह हैरानी जोश को उस यात्रा पर ले गई जिससे बिना किसी डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट के ही वे अपनी पीढ़ी के सबसे रचनात्मक विद्वान कहलाए। आरंभ में फ्राइड, जूंग और एडलर की किताबें उनकी गुरु बनी। मनोवैज्ञानिक द्वारा पूछे गए उटपटांग सवालों के गहरे अर्थ तक जोश पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि वे खुद कुछ सवाल तैयार करके पूछने लगे, जैसे क्या सम्मोहन की मदद से किसी इंसान की सीखने की योग्यता यानी उसका बुद्धिआंक बढ़ाया जा सकता है? उन दिनों माना जाता था कि IQ एक पैदाइशी चीज़ है, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन जोश को उस दौर की इस सोच पर पूरा विश्वास नहीं था। अपने मन में उठे IQ से संबंधित सवाल के जवाब पाने के लिए जोश को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान वे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सीखकर सिग्नल कॉर्प्स में बतौर प्रशिक्षण कार्य करने लगे। वहाँ प्रशिक्षण का कार्य छोड़ने के बाद उनके पास केवल $200 की धनराशि ही बची थी। धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपना रेडियो की मरम्मत करने का व्यवसाय बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने लॉरेडो जूनियर कॉलेज में हर रोज़ आधा दिन छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा भी ले लिया। इस कॉलेज में वे 3 अन्य प्रशिक्षकों के सुपरवाइजर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशालाओं के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभालने लगे। लगभग 5 साल बाद टीवी का युग आया और टीवी की मरम्मत का काम तेजी से बढ़ने लगा। जोश ने यह काम भी सीख लिया
और रेडियो की मरम्मत के साथ साथ अब वे टीवी की मरम्मत का काम भी करने लगे। इस बीच उन्होंने लॉरेडो जूनियर कॉलेज में अपने प्रशिक्षण के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने व्यवसाय को ही अधिक समय देने लगे। परिणामतः फिर से एक बार उनका यह व्यवसाय उस शहर का सबसे कामयाब व्यवसाय साबित हुआ। प्रतिदिन रात को 9 बजे तक उनका मरम्मत का कार्य चलता। उसके बाद फिर खाना खाकर वे अपने बच्चों के साथ खेलते और फिर उन्हें सुलाते। घर में पूरी शांति होने के बाद उनकी अपनी पढ़ाई शुरू हो जाती। लगभग 3 घंटे तक वे अध्ययन करते। इसी से उन्हें सम्मोहन की गहरी जानकारी मिलने लगी। सम्मोहन के बारे में उन्होंने जो जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शिक्षा ली और अपने बच्चों के परीक्षा में अनुत्तीर्णता की रिपोर्ट पढ़कर उनके मन में फिर से वही सवाल उठने लगा, क्या किसी प्रकार के मानसिक अभ्यास से आईक्यू में सुधार हो सकता है? जोस पहले से जानते थे कि मन इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। उस शतक की शुरुआत में हुए संशोधन और उन प्रयोगों के बारे में जोस ने पढ़ रखा था जो बताते थे कि अल्फा तरंग क्या करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने काम की वजह से वे यह भी जानते थे कि सबसे कम प्रतिरोध वाला सर्किट ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकता है। अगर दिमाग का प्रतिरोध घटा दे तो क्या यह और बेहतर तरीके से काम करेगा? क्या इसके प्रतिरोध या बाधा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? सम्मोहन का प्रयोग। जोस ने अपने बच्चों का मन शांत करने के लिए सम्मोहन की मदद लेना आरंभ किया। इससे जो बातें सामने आई उसमें बहुत विरोधाभास था। उन्होंने पाया कि जब दिमाग किसी काम में व्यस्त नहीं होता तो वह अधिक उत्साहित होता है। दिमाग को जितनी कम फ्रिक्वेंसी दी जाए वह उतनी अधिक सूचना ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि दिमाग को कम फ्रिक्वेंसी पर सक्रिय कैसे रखा जाए, क्योंकि उस फ्रिक्वेंसी का दैनंदिन कामों की बजाय दिन में सपने देखने और नींद लेने से ज़्यादा गहरा संबंध है। सम्मोहन से जोस को वह ग्रहणशीलता प्राप्त हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कोई स्वतंत्र विचार सामने नहीं आ रहा था जिसे समझा जा सके। दिमाग में केवल तथ्यों को याद रखना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके साथ अंतर्दृष्टि और समझ का होना भी ज़रूरी है। जोस का नया प्रयोग। जल्द ही जोस ने एक नए प्रयोग पर कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सम्मोहन का विचार त्याग दिया। सम्मोहन के बिना दिमाग को शांत करना और उसी समय पर दिमाग को सजग भी रखना, ऐसे मन को प्रशिक्षित करने वाले प्रयोग पर उन्होंने काम शुरू किया। इससे समझ तो बढ़ेगी ही, मगर इसके साथ ही स्मरण शक्ति भी अच्छी होगी। परिणामतः हमारा बुद्धिआंक अधिक बेहतर होगा, ऐसा जोस को लगता था। इस प्रयोग से ही माइंड कंट्रोल का जन्म हुआ। मन के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचने के लिए शांत, तनाव रहित एकाग्रता और काल्पनिक चित्र को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता आदि बातों की इस प्रयोग में आवश्यकता थी। एक बार अभ्यास में आने के बाद ये स्तर बीटा अवस्था से भी अधिक फायदेमंद साबित हुए। जोस अपनी तकनीकों में सुधार लाते गए और इन 3 सालों के भीतर उनके बच्चों के ग्रेड्स में भी आश्चर्यकारक रूप से सुधार हुआ। जोस को यह पहली और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त थी। मुख्य रूप से बायोफीडबैक जैसे संशोधन से इस बात की पुष्टि मिली। जोस वे पहले इंसान बने। उन्होंने यह साबित किया कि हम मस्तिष्क की अल्फा और थीटा फ्रिक्वेंसी की सजगता के साथ भी काम करना सीख सकते हैं। इसके बाद जल्द ही एक और अनूठी खोज सामने आने वाली थी। यह कोर्स करने वालों में अनेक छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कई हफ्तों और महीनों की कड़ी मेहनत से ध्यान करने की कला सीखी है, परंतु इस कोर्स में बताए जाने वाले केवल 30 मिनटों के सरल अभ्यास के परिणामों से वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रशिक्षण में छात्र पहला वाक्य यह सुनते हैं कि आप अपने मन को एक खास और बेहतरीन तरीके से उपयोग में लाना सीख रहे हैं। इस सरल से वाक्य को सुनने के बाद छात्र इसे अपने भीतर उतारने लगते हैं। उपरोक्त वाक्य का पूरा अर्थ जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हर इंसान के पास अपने मन की अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है, इसका प्रशिक्षण इस कोर्स में दिया जाता है। शुरुआत में कोर्स करने वाले लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मन के पास भी कोई शक्ति होती है, लेकिन जब वे स्वयं अपने मन की शक्ति का अनुभव करते हैं तो उनका सारा संदेह दूर हो जाता है और वे इस पर विश्वास करने लगते हैं। इस कोर्स में छात्रों को जो एक महत्वपूर्ण बात बताई जाती है वह है गहरी विश्रांति यानी रिलैक्सेशन। इसके लिए अपने मन में उस आदर्श स्थान की कल्पना करें जहां आपको मानसिक स्तर पर
संपूर्ण रूप से विश्रांति का अनुभव होता है। यह अभ्यास बहुत ही सुखद, शांत और आप आसानी से समझ पाए ऐसा ही है। इस अभ्यास से आपकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है और आपको गहरी विश्रांति पाने में मदद मिलती है। सफलता के कुछ उदाहरण। आपके अनुसार सफलता की परिभाषा क्या है? ऐसा सवाल यदि कोई जोश से पूछे तो उनके पास इन सफलता के किस्सों का पूरा पिटारा है। उनमें से कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं। पहला, एक महिला के पति कई सालों से माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित थे। अपने पति की तकलीफ देखकर क्या माइग्रेन पर कोई अच्छा सा उपाय सुझा सकता है, इस विषय पर उस महिला ने बोस्टन के हेराल्ड अमेरिकन नामक अखबार को पत्र लिखकर मदद मांगी। अखबार में उसका पत्र छपा और अगले ही दिन एक इंसान ने माइग्रेन को नियंत्रण कैसे किया जाए, इस आशय से पत्र लिखा। एक महिला डॉक्टर ने हेराल्ड अमेरिकन अखबार में छपे हुए दोनों पत्र पढ़े और जवाब में उसने भी एक पत्र लिखा। वह महिला भी माइग्रेन से पीड़ित थी। उसने पत्र में लिखा कि माइंड कंट्रोल पद्धति को अपनाने के बाद फिर कभी भी मुझे माइग्रेन की तकलीफ नहीं हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, उस महिला डॉक्टर के इस पत्र के बाद माइंड कंट्रोल के परिचयात्मक व्याख्यान में भारी भीड़ जमा हो गई। दूसरा उदाहरण, एक और प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने अपने रोगियों को माइंड कंट्रोल अभ्यास अपनाने की सलाह दी। यह अभ्यास करने के बाद रोगियों को अपने कुछ ऐसे मसलों को नए सिरे से सुलझाने में मदद मिली जिन्हें सुलझाने के लिए 2 साल का समय लगता है। तीसरा उदाहरण, माइंड कंट्रोल में ग्रेजुएट हुए लोगों ने एक मार्केटिंग कंपनी के काम की जिम्मेदारी ली। इस कोर्स की तकनीक के उपयोग से उन्होंने कुछ नए उत्पाद विकसित किए और बाकायदा उनकी मार्केटिंग के नए नए मार्ग भी ढूंढे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी अपने तीसरे ही साल में बाजार में 18 उत्पाद उतार चुकी थी। चौथा उदाहरण, विज्ञापन की दुनिया में एक व्यवसायी को अपने नए ग्राहकों के लिए कोई विज्ञापन अभियान तैयार करने में 2 महीने का समय लगता था। विज्ञापन के लिए इतना समय लगना उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। अब माइंड कंट्रोल अभ्यास की मदद से उनके दिमाग में 20 मिनट में ही विज्ञापन अभियान का बुनियादी विचार आ जाता और बाकी का काम अगले 2 सप्ताह में पूरा हो जाता। पांचवा उदाहरण, शिकागो व्हाइट सॉक्स के 14 खिलाड़ियों ने माइंड कंट्रोल अभ्यास में हिस्सा लिया। व्यक्तिगत रूप से उन सभी में बहुत सुधार दिखाई दिया और कुछ खिलाड़ियों में हुआ सुधार तो काबिले तारीफ था। छठवां उदाहरण, एक महिला अपना वजन कम करने के लिए हर तरह के डाइट को अपनाकर हार चुकी थी। फिर उसके पति ने उसे माइंड कंट्रोल का कोर्स करने के लिए कहा। यह कोर्स करने के लिए वह राजी हो गई, मगर इस शर्त पर कि उसका पति भी उसके साथ यह कोर्स करेगा। उसके पश्चात माइंड कंट्रोल के अभ्यास से केवल 6 सप्ताह में ही उस महिला ने अपना 20 पाउंड वजन घटाया और उसके पति की धूम्रपान की लत छूट गई। सातवां उदाहरण, एक फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर अपने छात्रों को माइंड कंट्रोल अभ्यास का प्रशिक्षण देते हैं। उनका कहना था, इस प्रशिक्षण के बाद बच्चों के ग्रेड बढ़ रहे हैं, वे कम पढ़ाई करके भी बेहतर नतीजे दे रहे हैं और बहुत सहज रहते हैं। दरअसल हर कोई अपनी कल्पना का उपयोग करना पहले से जानता है। मैं अपने छात्रों को इसका अधिक अभ्यास करने के लिए कहता हूँ। कल्पना में भी वास्तविकता का अंश पाया जाता है जिसका उपयोग अपने लाभ के लिए किया जा सकता है। हालांकि जब कोई जोर से कहता कि आपने मेरा जीवन बदल दिया, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वे कहते, नहीं, मैंने नहीं, आपने स्वयं अपना जीवन बदला है अपने मन की मदद से। अब अगले अध्याय में जो स्वयं आपको बताएंगे कि मन की ताकत से आप अपने जीवन को किस तरह बदल सकते हैं।